बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 333 मुलाहिज़ा फरमाएं। वजदान के नाम पर उसे चुप सी लग गई। शायद वो मेरी बात समझ गया था। चंद लम्हात के बाद उसने कहा, तुम लाहौर में हो। उसकी बात से ये भी अंदाज़ा हुआ कि वो ना सिर्फ मेरे नाम से वाकिफ़ था बल्कि उसे ताज़ा तरीन हालात से भी आगाही हासिल थी। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, मेरा ख्याल है तुम वक्त ज़ाया कर रहे हो। मैं जहाँ भी हूँ इसका जिक्र ज़रूरी नहीं, बल्कि इससे अहम बात यह है कि चौधरी की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी इस वक्त मेरे कब्जे में है। अगर बाद में उसे मालूम हुआ कि तुमने उसे इतला देने में हीलो हुज्जत से काम लिया था तो मुमकिन है वो तुम्हें भूखे कुत्तों के आगे फेंकवा दे। मेरे लहजे में पोशीदा संगीनी उस सफाकी ने उसे बावर करवा दिया कि मैं किसी नहायत ही हसास मामले पर चौधरी नवाज़िश से बात करना चाहता हूँ। एयरपीस पर उसकी सहमी हुई आवाज़ सुनाई दी, ठीक है तुम होल्ड करो, मैं चौधरी साहब को जगाता हूँ। 2 मिनट के बाद चौधरी नवाज़िश ऑनलाइन हो गया। वो रखावाली का मुत्तलिक हुक्मरान था और मुल्क के दीगर हिस्सों में भी उसका बड़ा नेटवर्क था। चौधरी नवाज़िश की गुर्राहट से मुशाबा आवाज मेरी समात तक पहुंची। क्या तकलीफ है तुम्हें? उसने गुफ्तगू का आगाज बड़े बेहुदा अंदाज में किया था और मैंने भी दिल्ली, अलीगढ़ या लखनऊ का कल्चर मुतारफ करवाने के लिए उसे फोन नहीं किया था। इस वक्त मेरा दिमाग किसी अलाव के मानिंद दहक रहा था। मैंने उसकी गुर्राहट का बड़ा शाफी जवाब दिया, कमबख्त जिंदगी में पहली मर्तबा हमारी बात हो रही है और तुम्हें गुफ्तगू का सलीका भी नहीं आता। मेरी तकलीफ क्या है दरियाफ्त करते हुए तो मैं तुम्हारा सर्जन बनकर आया हूँ। तुम्हारे बदन के एक एक रेशे की सर्जरी करूंगा, तुम्हें सरतापा चीर कर रख दूंगा। तुमने अपने वजूद में बहुत सी गलाजतें, मुनाफकतें, खबासतें और अदावतें जमा कर रखी हैं। 20 साल का हिसाब कुछ कम नहीं होता और ये 20 साल तो सिर्फ मेरे खाते के हैं। मेरे वालिदैन का भी बहुत सा कर्ज तुम्हारी तरफ निकलता है, तुम्हें एक एक पाई का हिसाब देना होगा। वो बड़े तहम्मुल से मेरी बात की तकमील तक सुनता रहा, फिर रोबदार आवाज में बोला, क्या तुमने यही बक बक करने के लिए मुझे गहरी नींद से जगाया है? मैंने तुम्हें नींद से नहीं बल्कि गफलत से जगाने की कोशिश की है चौधरी। मैंने हकारत तमेज अंदाज में उसे मुखातिब किया, और अब तुम्हें एक लम्हे को भी आंख लगाने का मौका नहीं मिलेगा। तुम इस वक्त कहाँ हो? अचानक उसने पैंतरा बदला। मैंने भी चाल चली कराची में। झूठ मत बोलो, वो दाड़ा। उस जमाने में CLI की सहूलत अभी मुतारफ नहीं हुई थी, वरना वो फौरन जान जाता कि मैं किस स्टेशन और किस नंबर से उसे फोन कर रहा हूँ। मैंने उसकी धाड़ के जवाब में कहा, चौधरी झूठ और फरेब तुम्हारा शेवा है और तुम्हें ही सजता है। मैं बाकी इस वक्त कराची में हूँ। वो फुनकारा, तुम लाहौर में हो और ये भी यकीन रखो मेरी निगाह में हो, और मैं बहुत जल्द तुम्हें अपनी गिरफ्त में लेने वाला हूँ। मेरे आदमी तुम्हारी मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। दुश्मन सामने हो तो ईंट का जवाब पत्थर से देने में लुत्फ आता है। आज मैं पहली मर्तबा उस लाइन से बात कर रहा था, लिहाजा मैंने भी खूब अरमान निकाले। तुम अपने जिन निगरान आदमियों का जिक्र कर रहे हो, मैंने उनका भट्ठा बना दिया है। क्या कहना चाहते हो? वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में मुस्तफसर हुआ। मैंने कहा, चौधरी दिलदार, मंशा और कबीर शाह से राब्ता करके देख लो, तुम्हें सारी कहानी मालूम हो जाएगी। वैसे मुझे उम्मीद नहीं कि डिफेंस फेज 2 वाली कोठी से तुम्हें कोई खुशकर खबर मिल सके। वहाँ बुल्लू बोलते हैं या फिर वैसी चमगादड़ें बैन करती हैं। अगर मेरी बात का यकीन ना है तो वहाँ फोन करके हालात से आगाही हासिल कर लो। एक लम्हे को मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मुझे कोई उरियां गाली बकने का इरादा रखता हो, लेकिन दूसरे लम्हे उसने खुद को संभाला और गूंजदार लहजे में बोला, मैं आंखें बंद करके तुम्हारी बात का इसलिए भी यकीन नहीं कर सकता। अव्वल तो उस कोठी तक तुम्हारी रसाई मुमकिन नहीं, और बिलफर्ज तुम वहाँ किसी तरह पहुंच भी जाते हो तो तुम्हें सर पर पांव रख कर वहाँ से फरार होना पड़ेगा। फिर किसी बदनसीब चूहे की मानिद कुड़ुकी में गर्दन फंसाना होगी। चौधरी दिलदार ने टीवी स्क्रीन पर मुझे बताया था कि वो मेरे बारे में बड़े चौधरी को इतला करेगा और अगली सुबह मुझे पकड़ जकड़ कर रखावाली रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन बड़े चौधरी की बातों से अंदाजा हुआ कि छोटे चौधरी की उससे बात नहीं हो सकी, वरना चौधरी नवाज़िश मेरी असेरी से आगाह होता। मैंने कहा, चौधरी मैं न सिर्फ डिफेंस सोसाइटी वाली उस चूहे दान का सत्यानाश मार दिया है, बल्कि तुम्हारा लख्त जिगर फैसल भी बाले गनीमत के तौर पर मेरी तहवील में आ गया है। क्या बकते हो? बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। अपनी जबान को कंट्रोल में रखो चौधरी, मैंने धमकी देने वाले अंदाज में कहा, वरना तुम्हारी जरा सी गुस्ताखी फैसल को नाकाबिले तलाफी नुकसान से दो चार कर सकती है। मैं तुम्हें चीर कर रख दूंगा। वो खूनख्वार अंदाज में घुराया। अब पता चला रिश्तों की तकलीफ क्या होती है, मैं तीखे लहजे में बोला। अपनी आंतों पर खात पड़ा है तो अंदाजा हो रहा होगा। तुम्हारी ये ब्लैक मेलिंग नहीं चलेगी वजदान। वो अपने गुस्से को जब्त करने की कोशिश करते हुए बोला, फैसल तुम्हारे कब्जे में नहीं हो सकता। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मेरी उससे बात कराओ। उसके अदा करता आखिरी जुमले से तशवीश झलकती थी। वो अपनी बात में दमखम रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस कोशिश में वो जुज़वी तौर पर नाकाम था। मैंने उसके लहजे से उसकी अंदरूनी कैफियत को भांप लिया था। मैंने कहा, चौधरी सॉरी, मैं इस वक्त फैसल से तुम्हारी बात नहीं करवा सकता क्योंकि वो बेहोश है। उसकी ऐसी दुर्गत बनाई गई है कि खुद फरामोशी की हालत में भी उसे छठी का दूध याद आ रहा होगा। मैं तुम्हारी जबान को गद्दी से खिंचवा दूंगा। वो असाब पर कंट्रोल ना रख सका। इस किस्म की बदतमीजियां फैसल के लिए मुश्किलात खड़ी कर देंगी। तुम सरासर झूठ बोल रहे हो, वो तपते हुए लहजे में बोला। मैं अभी चौधरी दिलदार को फोन करता हूँ, फिर तुम्हारी मक्कारी का राज खुल जाएगा। तुम ख्वाह मुख्वाह मुझे हिरासा करने की कोशिश कर रहे हो।
मैंने अपनी जिंदगी में कभी कुछ ख्वाह मुखा नहीं किया चौधरी, मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा। तुम जिस तरह चाहो मेरे बयान की तस्दीक कर सकते हो। वो फुनकारा, तुम्हारा झूठ इसी बात से खुल रहा है कि तुम इस वक्त कराची में हो, इसमें झूठ वाली कौन सी बात है। मैंने मसनूई खैरत का इजहार किया। डिफेंस सोसाइटी के हवाले से तुम्हारी बक बक तो यही जाहिर करती है तुम इस वक्त लाहौर में कहीं छुपे बैठे हो, तुम्हें हर किस्म के अंदाजा लगाने की आजादी है। मैंने बेपरवाही से कहा। वो गहरी संजीदगी से बोला, तुम्हारे दावों की तस्दीक तो मैं अभी कर लूंगा, जरा ये तो बताओ तुमने मुझे फोन क्यों किया है। अब आए ना मतलब की तरफ। मैंने उसकी चुटकी ली। वो बोला, मतलब की बात करो, क्योंकि फोन तुमने किया है। ओके, मैंने तहकीर अमेज अंदाज में उसकी बात काटी और सख्त अंदाज में कहा, मुझे मेरी साथी चाहिए। साहिल कहाँ है वो? उसने एक मकरूह कहका लगाया, फिर बोला, वहीदान, मैंने तुम्हारी महबूबा को फरोख्त कर दिया है, उसके बड़े अच्छे दाम मिल रहे थे, मैंने पहली फुर्सत में उसे निकाल दिया। 10 करोड़ की रकम मामूली नहीं होती। अब वो कराची पहुंच चुकी होगी। अगर तुम्हें अपनी महबूबा से मिलना है तो शुएब गौरी के पास चले जाओ, वो कभी तुम्हारा खैर ख्वाह था, अब मैं उसका खैर ख्वाह हूँ। और साहिल वाली डील के अलावा भी हमारे दरमियान आइंदा के लिए बहुत कुछ तय हुआ है। वैसे एक बात है वहीदान, वो खासी खुली डुली गुफ्तगू कर रहा था, वो चलने में खामोश रहा, फिर बात को मुकम्मल करते हुए बोला, साहिल किसी कीमती नगीने से कम नहीं, वो जिसके हाथ में भी सजेगी उसकी शान और आन बान को दोबाला कर देगी। मैंने चंद रोज उसे अपने पास रखा और वो मुझे 10 करोड़ का प्रॉफिट दे गई। नीलाम की दुनिया में शायद ही कोई इतने महंगे दामों फरोख्त हुआ हो। वो साहिल के हवाले से नायत ही हद तक अमेज अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। ये वादे था वो मुझे गुस्सा दिलाना चाहता था। मैंने जवाबी वार करते हुए मुतहम्मिल लहजे में कहा, तुम तो फिलहाल अपने बेटे की फिक्र करो, मैं उसके जिस्म के एक एक रेशे से 10 करोड़ वसूल करूंगा। और खरीदार जानते हो कौन होगा? मैं जरा देर को रुका, फिर कहा, नहीं जानते ना, मैं बताता हूँ चौधरी, खरीदार तुम होगे। तुम अगर तुम अपने बेटे को दर्दनाक अजाब से बचाना चाहते हो तो मेरी साहिल को मेरे हवाले कर दो। मैंने बताया है ना, शुएब गौरी के पास वो पहुंच चुकी है, तो फिर तुम भी समझ लो कि अपनी बची कुची जिंदगी में तुम फैसल की सूरत देखने को तरस जाओगे। तुम्हारी तो मैं, उसने मुझे एक गलीज गाली दी और धड़ से फोन बंद कर दिया। मैं समझ गया अब वो डिफेंस सोसाइटी वाली कोठी में फोन करेगा। जब तक वो मेरी बातों की तस्दीक ना कर लेता मेरे सामने कमजोर नहीं पड़ सकता था। और मुझे कामिल इत्मीनान था फेज 2 वाली कोठी के हालात जानने के बाद उसकी सारी अकड़ फोन निकल जाएगी। वो मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। मज़ीद यकीन दानी के लिए मैं फैसल से उसकी बात भी करवा सकता था। मैंने तहिया कर लिया कि अब कराची पहुंचने के बाद ही चौधरी नवाज़ से राब्ता करूंगा। मैं रिसीवर को क्रैडल करने के बाद अपनी साथियों की तरफ मुतवज्जो हुआ ही था कि फोन की घंटी बज उठी। मैंने दूसरी घंटी पर फोन अटेंड किया। वो फरीद पाशा की कॉल थी। मैंने सोचा इस मर्तबा मैं तुमसे राब्ता करता हूँ, उसने कहा, लेकिन फोन मुसलसल एंगेज जा रहा था। मैंने उसे बताया चौधरी नवाज़ अली से बड़ी धुआंधार बात हो रही थी। क्या कहता है वो? पाशा ने पूछा। वो फैसल वाले मामले की तस्दीक किए बगैर यकीन करने को तैयार नहीं, ये तो कुदरती बात है, वो सादगी से बोला। मैंने पूछा, पाशा मेरे काम का क्या हुआ? तुम्हारा काम हो गया। मेरे फैसल को बाहिफाजत कराची पहुंचाने के लिए अनायतुल्लाह बाजवा से तफसीली बातचीत कर लिया। तुम सुबह 7 बजे उस शख्स से जाकर मिल लो। मैंने उसे तुम्हारे बारे में अच्छी तरह बता दिया है, तुम्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे सीने से इत्मीनान भरी सांस खारिज हुई। सुबह 9 बजे हमें एयरपोर्ट पहुंचना था। ये अच्छा हुआ फैसल वाला मामला 7 बजे निमट रहा था। मैंने अपनी तसल्ली के लिए पाशा से दरियाफ्त किया, ये अनायतुल्लाह बाजवा कौन है और वो किस तरह फैसल को लाहौर से कराची पहुंचाएगा? अनायतुल्लाह बाजवा मेरा एक बहुत ही करीबी आदमी है, पाशा ने कहा। इधर बादामी बाजार के करीब उसका ट्रकों का अड्डा है। वो वहाँ वेलकम गुड फॉरवर्डिंग कंपनी के नाम से कारोबार करता है। उसके ट्रक मुल्क में माल की तरसील करते हैं। लाहौर और कराची के दरमियान भी उसके कई ट्रक चलते हैं। तो क्या वो फैसल को किसी ट्रक में डालकर कराची पहुंचाएगा? मैंने पूछा। फरीद पाशा ने वजाहत की, पहुंचाया तो उसे ट्रक में डालकर ही जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं कि वो किसी की नजर में आ जाए। वो अनाज वाली बोरियों के दरमियान कहीं होगा जहाँ वो बेहोश और जिंदा पड़ा रहेगा। सांस की आमदोरफ्त के लिए मुनासिब हवा का बंदोबस्त छोड़ा जाएगा। पाशा फैसल मार्शल आर्ट्स का भी माहिर है। मैंने खदशे की जानिब इशारा किया। अगर वो होश में आ गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो किसी को नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, अगर फरार हो गया तो मेरे लिए ये बहुत खराब बात होगी। मैं उसकी वजह से खासा मजबूत हो गया हूँ। तुम उसकी फिक्र ना करो, उसका मार्शल आर्ट मेरे इल्म में है, वो तसल्ली देते हुए बोला। मैंने हर पहलू का अच्छी तरह जायजा लिया है। फैसल को अच्छी तरह बांध कर ट्रक के अंदर पहुंचाया जाएगा। वो किसी भी तौर अपनी बंदिशें खोल नहीं सकेगा। वैसे हर ट्रक के साथ ड्राइवर के अलावा 2-3 क्लीनर भी होते हैं जो हर किस्म की सूरत से निमटना जानते हैं। भाई थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। अगर साहिल कराची ना पहुंच चुकी होती तो मैं खुद ट्रक में फैसल के साथ कराची तक का सफर करता। यह नहीं हो सकता था कि मैं 1-2 दिन के लिए कश उठाकर साहिल की तरफ से गाफिल हो जाऊं। मेरा कराची पहुंचना बहुत जरूरी था, लिहाजा मुझे पाशा की बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। टेलीफोनिक सिलसिला खत्म हुआ तो सुबह के 4 बज रहे थे। हमारे पास सिर्फ 3 घंटे थे। ठीक 7 बजे मुझे वेलकम गुड्स कंपनी पहुंचना था। मैंने दोनों साथियों को थोड़ी नींद लेने का मशवरा दिया। सद्दफ ने कहा, और तुम जागते रहोगे? हाँ मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, वैसे भी तुम दोनों तो जख्मी हो।
जरगुल ने मशवरा दिया, हम तीनों बारी बारी कुछ नींद ले लेते हैं, इस तरह हमारे हिस्से में घंटे 1.5 घंटे से ज्यादा की नींद नहीं आएगी। मैंने कहा, गोया किसी की नींद भी पूरी नहीं होगी, बेहतर यही है तुम दोनों सो जाओ, मुझे वाकई नींद की हाजत नहीं महसूस हो रही। उन्हें मेरी बात मानना पड़ी, इसलिए खामोश हो गई। हम लगभग 6:15 बजे कोठी से निकले। इस वक्त अंधेरा भी खत्म नहीं हुआ था। फाजिलिया कॉलोनी से बादामी बाग कम से कम आधे घंटे का रास्ता था। सदफ और मैं लाहौर से ज्यादा वाकिफ नहीं थे, अलबत्ता जरगुल को रास्तों से अच्छी खासी शनासाई थी। ताहम उसने भी इस वक्त सीधे रास्ते को इख्तियार करने का मशवरा दिया और हमारी रहनुमाई करने लगी। ये रास्ता कदरे तवील था मगर साफ सुथरा और सीधा था। इस मैदान में हमारे दरमियान हल्की पुल्की गुफ्तगू भी होती रही थी। अजीब इत्तफाक था कि मैं जरगुल की कहानी नहीं सुन सका था। हालात ने इसका मौका नहीं दिया, हालांकि मुझे यकीन था उसकी कहानी में बड़ी सनसनीखेजी होगी। मैंने उसके बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया था और फैसला तो उसी को करना था। मैंने सोचा बादामी बाग वाले मामले से निमट लूं, फिर कहीं बैठ कर नाश्ता करेंगे। इसी दौरान में इस मसले पर भी डिस्कस हो जाएगी। मदंग चुंगी, जनाजे गांव और बाटी से होते हुए हम मक्की शाह पहुंच गए। अभी तक उजाला नहीं फूटा था। सरगुल ने बताया कि आजादी चौक से हमें दाईं जानी मुड़ना होगा, फिर बादामी बाग का रास्ता आसान और सीधा हो जाएगा। मैंने थोड़ा आगे जाकर करोला को राइट टर्न दिया और गाड़ी को मीनारे पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद के दरमियान से गुजारता चला गया। लेकिन 50 गज आगे जाने के बाद मुझे चौंकना पड़ा। एक तशवीशनाक सूरत से सामना हो गया था। वहाँ पुलिस ने नाका लगा रखा था और उधर से गुजरने वाली गाड़ियों की बाकायदा चेकिंग हो रही थी। हालात की इस वाहियात सूरत ने मुझे बुखला कर रख दिया। 1 दर्जन के करीब पुलिस वालों को देखकर अंदाजा होता था वहाँ कोई जबरदस्त किस्म की कार्रवाई हो रही थी। एक पुलिस एहलकार के इशारे पर मजबूरन मुझे भी टोयोटा करोला रोकना पड़ी। उसके सिवा चारा भी नहीं था। नाके को तोड़कर फरार होना सरासर नुकसानदेह साबित हुआ। पुलिस की 2 स्टार्ट मोबाइल भी वहाँ खड़ी दिखाई दे रही थी। वो बड़े संगीन लम्हात थे। मेरा दिन बर्क रफ्तारी से काम में मसरूफ हो गया। चेकिंग के मनाजर मुझे बहुत दूर तक सोचने के लिए मजबूर कर रहे थे। इस खतरनाक ख्याल ने मुझे हिला कर रख दिया, अगर पुलिस वालों ने हमारी गाड़ी की तलाशी के दौरान में डिक्की को खोल कर देख लिया तो क्या होगा। इस डिक्की में रखा वाली के फिरौन सिर्फ चौधरी नवाज़ अली का लख्त जिगर बेसुध पड़ा था। इस हालत में किसी शख्स को डिक्की में डालकर कहीं ले जाने का कोई जवाब हमारे पास। हम कानून की नजर में सरासर मुजरिम ठहरते। बिन मोले ख्यालात को अपने ज़हन से गुजार ही रहा था कि एक बावर्दी पुलिस एहलकार तेजी से हमारी गाड़ी की जानिब बढ़ने लगा। पता नहीं इस नाजुक मौके पर तकदीर कौन सा संगीन मजाक करने जा रही थी। खौफ और डर बड़े अजीब एहसासात हैं। खतरा जितना दूर हो ये उसी कदर ज्यादा सताते हैं। फांसी के तख्ते पर खड़ा सजाए मौत का मुजरिम शायद इसलिए निडर और बेखौफ दिखाई देता है कि खतरे और उसके दरमियान फासला सिफर के बराबर रह जाता है। जब इंसान ये सोच ले कि जो होता है हो जाए तो फिर कुछ नहीं होता। हर शय गैर अहम होकर रह जाती है। मैं ज़हनी तौर पर हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार हो चुका था। इस तैयारी ने मेरे एतमाद में बेपनाह इजाफा कर दिया। हालात ऐसे नहीं थे कि पुलिस वालों से ख्वाह मुख्वाह टक्कर ली जाती। किसी चालाकी से उनसे निजात हासिल की जा सकती थी। हमसे आगे 5-6 गाड़ियां खड़ी थी। पुलिस वाला नपे तुले कदमों से चलता हुआ करोला के करीब आ गया। मैं ड्राइविंग सीट पर मौजूद था। उसने मेरी साइड का शीशा हटाने के बाद मुझे बाहर आने का इशारा किया। मौसम की मेहरबानी के तफैल हमने गाड़ी के तमाम शीशे चढ़ा रखे थे और आला सुबह की धुंध ने उन्हें मुलगजा कर दिया था। मैंने गर्दन घुमाकर अकबी निशिस्त पर बैठी हुई सद्दफ और जरगल की तरफ देखा और सरगोशियाना अंदाज में कहा, परेशान या फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, देखो मैं इससे कैसे निमटता हूँ। फिर मैंने अपनी साइड का शीशा गिराया और गाड़ी के अंदर ही रहते हुए पुलिस वाले से इस्तफसार किया, क्या बात है भाई। मेरे अंदाज और लहजे में बेपनाह एतमाद था। उसने बड़ी गहरी नजर से मुझे देखा। शायद वो तवक्को कर रहा था कि उसके इशारे पर मैं फौरन गाड़ी से बाहर निकल आऊंगा। जब मेरे रवैये ने उसकी तवक्को का जनाजा उठा दिया तो वो हैरत से मुझे तकने लगा। इस हैरत में एक एहतियात भी पाई जाती थी। उसने कहा, आपको साहब बुला रहे हैं। उसके अंदाज में तहकम या बद इखलाकी नहीं थी और ये मेरे स्टाइल का समर था, वरना पुलिस वालों से कोई ये नहीं पूछता क्या बात है भाई। मैंने गंभीर आवाज में पूछा, तुम्हारा साहब मुझे क्यों और कहाँ बुला रहा है। मेरी इस अंदाज की इस्तफसार पर वो मजीद उलझ गया। उसने लगभग 100 गज दूर एक जानिब इशारा किया और बोला, साहब वहाँ चेकिंग के लिए सबको अपने पास बुला रहे हैं। मैंने सवाल किया, क्या ये लोग तुम्हारे साहब के पास पहुंच गए हैं। मेरा इशारा अपने सामने खड़ी गाड़ियों की तरफ था। उसने इस बात में सर हिलाया और कहने लगा, आप भी जल्दी आ जाएं वरना मुझे डांट सुनना पड़ेगी। मैंने उसकी मजबूरी को नजरअंदाज करते हुए कहा, इसका मतलब है तुम्हारा साहब गाड़ियों की नहीं बंदों की चेकिंग कर रहा है। मेरे सवाल में अफसराना शान थी। वो मेरे तेवर और अपने साहब के लिए तर्दे तखातुब देखते हुए आपसे सर पर उतर आया। बड़े उजलत भरे लहजे में बोला, सर वहाँ कागजात और बंदों की चेकिंग होगी, बाद में गाड़ियों को भी चेक किया जाएगा, प्लीज आप गाड़ी से बाहर आ जाएं। मैं गाड़ी से बाहर तो नहीं आ सकता। मैंने कदरे जारियाना अंदाज इख्तियार किया। वो मुतज़ब्ज़ब नजर से मुझे देखने लगा, सर आपका यही हुक्म है, अपने साहब से कहो वो यहाँ कर हमारी चेकिंग कर ले। मैंने बरहमी से कहा, आप देख रहे हैं सर वो उधर मसरूफ है। वो मसरूफ है तो मैं क्या करूं। मैंने उखड़े हुए लहजे में कहा, अगर उन्हें चेकिंग की बहुत ज्यादा जल्दी है तो यहाँ आ जाएं, वरना मैंने तो कितार में गाड़ी खड़ी कर रखी है, जब नंबर आएगा तो चेकिंग भी हो जाएगी।
पुलिस वाले के लिए वो सब कुछ नया, अनोखा और नाकाबिले यकीन था। मैंने सुना था और पिछले कुछ अरसे से देख भी रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया में कमजोर और ताकतवर के लिए अलग अलग कानून था। कानून के रखवाले तो एक ही थे, लेकिन वो इन दोनों माशरती तबकों के साथ बिल्कुल मुख्तलिफ और जुदागाना सलूक करते थे। गोया ताकतवर लोग कानून के साथ किसी खिलौने की तरह खेलते थे और कानून ने कमजोर, बेबस और लाचार को खिलौना बनाया हुआ था। कानून से यहाँ मेरी मुराद खास तौर पर पुलिस और आम तौर पर अदालती निज़ाम है। इसका मतलब ये नहीं कि ये डिपार्टमेंट्स कुली तौर पर करप्ट थे, ताहम इनकी कारकर्दगी जो होना चाहिए वो बहरहाल नहीं थी। मेरे अंदाज ने पुलिस वाले को बावर करा दिया कि मैं तोप किस्म की चीज हूँ जो उसके साहब को खातर में नहीं ला रहा। मैं गुज़िश्ता 3 मिनट से उससे बगलमारी कर रहा था और शायद ये बात उसके साहब ने नोट कर ली थी। वहां से पुलिस वाले ने उसे पुकारा, रजब क्या बात है, तुम वहाँ इतनी देर क्या कर रहे हो? उसने हिचकिचाहट अमेज नजर से मुझे देखा और अपने साथियों की जानिब मुंह उठाकर बुलंद आवाज में बोला, सर गाड़ी से बाहर नहीं आ रहे। उसका मुझे सर कहना इस बात का गुमाज था कि वो मुझसे और मेरी शख्सियत से पूरी तरह मुतासर हो चुका था। उसने अपने ज़हन को ये बात समझा दी थी कि मैं उसके साहब से बड़ा कोई ऑफिसर हूँ। ये मेरी चाल के साथ साथ उसके कमजोर दिमाग होने की भी दलील थी। पुलिस वाले ने ऐसी बात की कि उसके साहब का चौंकना लाजम हो गया। वो जगह मुझे नजर आ रही थी जहाँ पर उन सब का साहब चेकिंग के नाम पर कानूनी कार्रवाई में मसरूफ था। मैंने वाज़ेह तौर पर देखा कि उनके साहब ने लोगों को अपने सामने से हटाया और पुलिस वाले से अज खुद मुखातिब हुआ। क्या कहा तुमने रजब अली? उसके सवाल में हैरत से ज्यादा बेइतनाई थी। रजब अली ने कहा, साहब जी, सर कहते हैं आपको चेकिंग की अगर इतनी ज्यादा जल्दी है तो यहाँ आकर चेकिंग कर लें, सर गाड़ी से बाहर नहीं आएंगे। उसके साहब ने वहीं से बैठे बैठे टोयोटा कोरोला को एक नजर देखा, फिर उसकी निगाह गाड़ी की अकबी निशिस्त की तरफ उठ गई। उसके बाद उसने पुलिस वाले को अपने हाथ से एक मखसूस इशारा किया जिसका वादे मतलब ये था कि इन्हें जाने दो। इस जुम्बिशी कार्रवाई के बाद उसका साहब अपने माहौल में मसरूफ हो गया। पुलिस वाले ने मुझे निगाही सैल्यूट किया और बड़ी लजाजत से बोला, सर आप जा सकते हैं, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। मैंने बड़ी रौनक से सर को खफीफ सी जुम्बश दी और एक झटके से कोरोला को आगे बढ़ा दिया। मेरी इस नुमाइशी रौनक में कामिल अदाकारी का हाथ था। जब हम नाके से काफी आगे निकल आए तो जरगुल ने हैरत भरे लहजे में कहा, फैजान क्या तुम कोई जादू जानते हो? नहीं तो, मैंने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। मुझे तो ये ची का कमाल लगता है, सदफ बोली, जो किसी जादू से कम नहीं। ये ची क्या होती है? सदफ के इज़ारे ख्याल ने जरगुल को चौंकने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले कि ची के हवाले से गुफ्तगू का कोई नया दर खुल जाता, मैंने जल्दी से कहा, इसमें किसी जादू को दखल है और ना ही ची की कार फरमाई। ये एक खेल था एतमाद का और मैं ये खेल बड़ी कामयाबी से खेल कर जीत चुका हूँ। एतमाद का खेल? जरगुल ने उलझन ज़दा अंदाज में कहा। ताम सदफ ने इस मौके पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। मैंने जरगुल की तशफी के लिए कहा, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क की पुलिस बासर और पूरे एतमाद लोगों पर खाद डालते हुए डरती है। मेरे अंदाज ने उस पुलिस ऑफिसर को यकीन दिला दिया कि हम कोई आम लोग नहीं बल्कि बहुत ही ताकतवर और बासर हैं। हो सकता है सियासत में भी हमारा अमल दखल हो और बरसरे इक़्तिदार सियासी पार्टी की हिमायत हमें हासिल हो, वरना पुलिस वालों के सामने इतनी अकड़ कौन दिखा सकता है। मैंने एतमाद का मुजाहरा करते हुए बाजी पलट दी। जरगुल ने कहा, अगर वो पुलिस ऑफिसर तुम्हारे एतमाद की धौंस में ना आता तो सूरत हालात की संगीनी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। हाँ ऐसा मुमकिन था, मैंने ताइदी अंदाज में कहा। अगर ऐसे हालात पैदा हो जाते तो फिर मैं हर नौइयत का हंगामी कदम उठा लेता। ये बात बहरहाल तय है। मैंने ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए कहा कि मैं किसी भी सूरत में उन पुलिस वालों को कोरोला की डिक्की खोलने की इजाजत नहीं दे सकता था। मेरा ख्याल इसकी नौबत ना आती। सदफ ने ठहरे हुए लहजे में कहा। पुलिस वालों के अफीसर ने गहरी नजर से हमारी गाड़ी को देखने के बाद हमें छोड़ने का इशारा किया था। जरगुल ने सदफ से पूछा, इससे क्या जाहिर होता है? इससे ये जाहिर होता है, सदफ एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए गहरी संजीदगी से बोली, उन्हें जिस गाड़ी और जिन अफराद की तलाश है वो हम है और ना ही टोयोटा कोरोला। 100 गज का फासला इतना ज्यादा नहीं होता कि वो हमें पहचान ना पाता। अगर अफीसर को किसी खास शख्स या चंद अफराद की तलाश थी तो ये बात तय है कि हम उनके मतलूबा बंदे नहीं थे, वरना अगर शक की जरा सी भी गुंजाइश होती तो वो हमें इतनी आसानी से ना छोड़ते। जरगुल इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली, हाँ हो सकता है, पुलिस वाले तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ते। मैं बड़े तल्ख तजुर्बा से गुजर चुकी हूँ। ये सिर्फ डंडे के सामने झुकते हैं, वरना शरीफ और कमजोर लोगों पर तो इन्हें डंडा चलाना ही आता है। अगर आवे का हवाई बिगड़ा हुआ हो तो फिर कोई भी निजाम चल नहीं सकता। सदफ फलसफियाना अंदाज में बोली, डिपार्टमेंट पुलिस का हो या अदालतों का, हर जगह चंद अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं। मेरे मामू की एक मिसाल रोशन और जिंदा है। वो अपने डीएसपी मामू और रंगजेब खान की बात कर रही थी। मैंने भी उस शख्स को खरा और दयानतदार पुलिस ऑफिसर पाया था। बहरहाल इस किस्म के फर्ज शनाज पुलिस वाले उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। जरगुल ने शायद मेरा ज़हन पढ़ लिया। सदफ से मुखातिब होते हुए बोली, ऐसे ईमानदार लोगों की तादाद आटे में नमक के बराबर है, जो जायके से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है, लेकिन उसकी कारकर्दगी आटे के मुकाबले में कहीं नजर नहीं आती। सब कहते हैं हमने रोटी खाई, आटे की रोटी। जरगुल ने बड़ी गहरी बात की थी, लेकिन सदफ भी खासी तैयार बैठी नजर आ रही थी। एक तवील सांस खारिज करते हुए उसने कहा,
सारी खराबी सिस्टम की है। इंसाफ के तकाजे सिर्फ पुलिस तक ही महदूद नहीं, बल्कि इन तकाजों की तकमील अदालती निज़ाम की मरहून मिन्नत है। अगर कोई सच्चा और खराब पुलिस वाला इंसाफ और फराइज के तकाजे पूरे करने पर कमर बस्ता हो जाए, लेकिन अदालत उससे ताउन ना करे, तो पुलिस वाले की सारी मेहनत अंधे कुएं में जा गिरती है और उसकी दिल शिकनी अलग होती है। वो एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुकी, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोली। इस सिलसिले में मामू ने एक नहायत ही दिलचस्प किस्सा सुनाया था, जो सच्चा होने के साथ साथ बड़ा मुज़हिका खेज और अफसोसनाक भी है। हमें भी सुना दो वो किस्सा, मैंने हालात की नज़ाकत के तहत कहा। वो बोली, छोड़ो, ख्वाह मुखा तुम दोनों हंसोगे, हो सकता है तुम्हें यकीन ही ना आए। यकीन आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा। अलबत्ता अहम बात यह है कि हम दोनों हंसेंगे, चाहे ख्वाह मुखा ही सही। वो चलने में खामोश रहने के बाद बोली, चलो तुम जिद कर रहे हो तो सुना देती हूँ। हम थोड़ी देर के बाद एक मोरिया और दो मोरिया पुल के पीछे छोड़ते हुए बादामी बाग के इलाके में दाखिल हो रहे थे। अनायतुल्लाह बाजवा भारी जुस्से का मालिक एक दराज कामत शख्स था। दराज कामती ने उसके डैल डोल में एक जिन्नाती मंजिर भर दिया था। उसकी उम्र लगभग 50 साल रही होगी। थोड़ी सी तलाश के बाद हम उसके अड्डे पर पहुंचने में कामयाब हो गए। उसके अड्डे के बाहर बहुत से ट्रक खड़े थे। वेलकम गुड्स फॉरवर्डिंग कंपनी उर्फ आम में ट्रकों का अड्डा कहलाती थी। रस्मी अलैक्सला के बाद वो यकटक मुझे तकता चला गया। मुझे उसकी सदा पर हैरत भी हुई और कदरे अजीब सा भी महसूस हुआ। उसका अंदाज ऐसा ही था जैसे उसने कोई अजूबा देख लिया हो। जब मजीद चंद माह तक उसकी महवियत ना टूटी तो मैंने खनकार कर उसे मुखातिब किया। बाजवा साहब, क्या बात है, मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? इस वक्त हम उसकी कंपनी के दफ्तर में बैठे थे। वो चौंका और जेरे लब मुस्कुराते हुए बोला, जनाब, मैं ये देख रहा हूँ कि आखिर आप में ऐसी कौन सी खास बात है? फिर कुछ नजर आया? मैंने इस्तफसार किया। उसने हाँ या ना में जवाब देने की बजाय मानी खेज अंदाज में सारी लाया और कहा, फरीद पाशा कोई मामूली आदमी नहीं। अगर उसने आप लोगों की सिफारिश की है तो जरूर आप भी गैर मामूली ही होंगे। फरीद पाशा की जगह अगर कोई और होता तो मैं इतनी सुबह घर से ना निकलता, बल्कि यूं समझो कि जब उसने फोन किया उसके बाद एक लम्हे के लिए नहीं सोया और पिछले 1 घंटे से मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। उसका अंदाज ऐसा था जैसे हमें बहुत देर हो गई हो। मैंने कहा, मैं तुम्हारी आमद का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमें पहुंचने में कुछ देर हो गई। दरअसल हमें रास्ते का अंदाजा नहीं था। हम जब बाजवा के अड्डे पर पहुंचे तो 7:10 हो रहे थे। बहरहाल हमारे काम का क्या हुआ? मैंने बात के इख्तिताम पर उससे इस्तफसार किया। मैंने पाशा की हिदायत के मुताबिक इंतजाम कर लिया है। उसने बताया, क्या आप उस बंदे को साथ लाए हैं जिसे कराची पहुंचाना है? मैंने कहा, वो बदबख्त हमारी गाड़ी की डिक्की में है। टोयोटा कोरोला बाहर ट्रकों के पास खड़ी थी। अनायतुल्लाह ने मुझसे कहा मैं अपनी गाड़ी को अड्डे के अंदर ले आऊं। मैं उसकी हिदायत के मुताबिक गाड़ी अंदर पहुंचा दी। इनायतुल्लाह बाजवा ने कहा, क्या आप उस बंदे को छोड़कर वापस चले जाओगे या उसकी रवानगी तक यहीं ठहरोगे? मैंने पूछा, उसे कितने बजे यहाँ से भेजा जाएगा? जिस ट्रक में मैं उसे भेजूंगा वो दोपहर 11 बजे तक अड्डे से निकलेगा। उसने बताया, हम इतनी देर तो यहाँ नहीं रुक सकते। मैंने कहा, हमें एक जरूरी काम के लिए फौरन निकलना होगा। वो हतमी लहजे में बोला, ठीक है, तो फिर आप उसे मेरे हवाले करके जा सकते हैं। मैंने अपनी मालूमात के लिए पूछा, तुम्हारे ये ट्रक कराची कब पहुंचेगा? कल शाम 6 या 7 बजे। उसने बताया, 8 भी बज सकती हैं क्योंकि माल से लदे हुए ट्रक की रफ्तार आम गाड़ियों से कम होती है। फिर उसने मेरी इस इस्तफसार पर मजीद बताया कि वो चावल की बोरियों से भरे हुए ट्रक में फैसल को लाहौर से कराची पहुंचाने का इरादा रखता है। मैंने उसे फैसल के फनो खरब और ज़रब और खतरनाकी के बारे में बताया तो उसने सीना ठोंकते हुए कहा, यार तुम फिक्र ही ना करो, मैंने बड़ा महफूज और मजबूत बंदोबस्त किया है। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उठकर खड़ा हुआ तो मैंने उसकी तकलीद की। सदफ और जरगुल दफ्तरी हिस्से में बैठे रहे और हम दोनों आगे पीछे चलते हुए अड्डे के उस हिस्से में आ गए जहाँ लोडिंग वगैरह की जाती थी। उधर एक तरफ गोदाम नुमा चंद कमरे भी बने हुए थे। बाजवा ने एक कमरे का दरवाजा खोला और लाइट ऑन करने के बाद मुझे अंदर ले आया। कमरे के अंदर फर्श से छत तक चावल की बोरियां रची हुई थी। इस कमरे का 3/4 हिस्सा इन्हीं बोरियों ने घेर रखा था। इनायत बाजवा ने कहा, इन बोरियों के साथ ही तुम्हारी अमानत लाहौर से कराची पहुंच जाएगी। 8 बजे तक मजदूर आ जाएंगे, फिर मैं एक ट्रक अंदर मंगवा कर बोरियां लदवाना शुरू कर दूंगा और ये काम मैं अपनी निगरानी में करवाऊंगा। क्या तुम चावलों की ये बोरियां मुझे दिखाने के लिए यहाँ लाए हो? मैंने उलझन ज़दा लहजे में पूछा। वो मेरा हाथ पकड़कर एक तरफ ले गया, फिर एक बोरी पर पड़ी चादर को खींचने के बाद बोला, ये देखो। मैंने देखा और चौंक उठा। वहाँ मुझे एक मजबूत आहनी संदूक रखा नजर आया जिसमें हवा की आमदोशुद के लिए जा बजा छोटे छोटे सुराख बने हुए थे। मैंने सवालिया नजर से बाजवा को देखा तो वो वजाहत करते हुए बोला, पाशा ने मुझे माल की खतरनाकी से आगाह कर दिया था। इसी एहतियात के पेश नजर मैंने ये मुनासिब बंदोबस्त किया है। आपके माल को मैं इस संदूक में बंद करूंगा। बल्कि वो किसी फौरी ख्याल के तहत चौंका, फिर बात को मुकम्मल करते हुए बोला, अगर आप मेरी थोड़ी मदद करो तो हम ये नेक काम अभी कर लेते हैं। मुझे बताया गया है कि बंदा बेहोश है। तुम्हें बिल्कुल दुरुस्त बताया गया है। मैंने कहा, लेकिन वो ज्यादा अरसे तक बेहोश नहीं रहेगा। वो बेपरवाही से बोला, तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अभी सब कुछ दिखाता हूँ, तुम मेरे साथ तो आओ।
साथ आओ से उसकी मुराद हाथ बढ़ाओ। मैंने अनायतुल्लाह बाजवा का हाथ बढ़ाया और फैसल का बेहोश जिस्म करोला की डिक्की से उस आहनी संदूक के अंदर पहुंच गया। बाजवा ने जिस फुर्ती का मुजाहरा किया उसे देखकर मुझे मानना पड़ा कि इस उम्र में भी वो खासा ताकतवर और अलर्ट था। वो अनाज से भरी हुई किसी बोरी के साइज का संदूक था। अनायत बाजवा ने उस हवादार संदूक का ढकना बंद किया, फिर उसकी कुंडी में ताला लगा दिया और बोला, लो भाई अब तुम्हारी तसल्ली होगी, ये ताला कराची जाकर ही खुलेगा। और उसने जरा रुक कर संदूक की जानिब इशारा किया और कहने लगा, इस तवील सफर के दौरान में अगर इस बंदे को होश आ भी गया तो ये 1000 कोशिश के बावजूद भी संदूक से बाहर नहीं आ सकेगा। तुमने इसके हाथ पांव बहुत तशफी बख्श अंदाज में बांध रखे हैं। मैंने ज़हन में चकराने वाले एक सवाल के पीछे नजर पूछा, ट्रक में चावलों की बोरियों के दरमियान इसका दम तो नहीं घुट जाएगा? मेरा मतलब है तुमने हवा की आमदोरफ्त के बारे में सोच लिया है ना? अच्छी तरह सोच लिया है। वो पूरे एतमाद अंदाज में बोला, मैंने बताया है ना, मैं अपनी निगरानी में लोडिंग कराऊंगा, सारी सेटिंग मेरे देन में है, तुम्हारी अमानत का एक बाल भी बांका नहीं होगा। वो एक लम्हे को रुक कर बड़े फातिहाना अंदाज में मुझे देखने लगा, फिर बोला, वैसे मैं एहतियातन ड्राइवर के साथ 2 अट्टे कट्टे और चाकू चौबंद क्लीनर भेजूंगा। चौधरी नवाज़ अली के लिए मेरे जहन में बहुत गमो गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। फैसल उसी चौधरी का इकलौता बेटा था और इस वक्त मेरी छुरी के नीचे आया हुआ था। एक फौरी और शरीर ख्याल ने मेरी सोच में जगह बनाई और मैं बाजवा की तरफ मुतवज्जह हो गया। अनायतुल्लाह, मैंने पूरी संजीदगी से उसे मुखातिब किया कि ये संदूक थोड़ी देर के लिए खुल सकता है। उसने उलझी हुई नजर से मुझे देखा। हाँ खुल सकता है, मगर क्यों? मैं इसके अंदर चंद जरूरी चीजें रखवाना चाहता हूँ। मसलन किस किस्म की चीजें रखवाना चाहते हो? उसकी उलझन 2 चंद होगी। मैंने सफाकी से कहा, अमरूद के चंद टुकड़े, 2-4 केले, किलो भर गाजरें और एक पानी का प्याला। इन फलों और सब्जियों का मौसम तो है ना? मौसम है और मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन पानी का प्याला? वो सवालिया नजरों से मुझे देखते हुए बोला, सफर के दौरान में पानी प्याले के अंदर नहीं ठहर सकेगा और चावलों के भीगने का अंदेशा अलग है। मैंने गंभीर आवाज में कहा, तो खाली प्याला ही रख दो, तो आदमात पूरे होना चाहिए, जरा देखने वालों को पता तो चले ये बंदर किस शानदार अंदाज में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। वैसे तो इसके हाथ पांव इस अंदाज में जकड़े हुए हैं कि फल और सब्जी तक पहुंचने बल्कि अपने मुंह में पहुंचाने के लिए इसे दांतों पसीना आ जाएगा। आइंदा 15 मिनट के अंदर उसने मेरी नन्ही सी फरमाइश पूरी कर दी और संदूक को ताला बंद करने के बाद चाबी मेरे हवाले कर दी। तो मैंने पूछा, बाजवा, तुम्हारी मंसूबाबंदी और महारत को देखते हुए यूं लगता है जैसे तुम इस नोयत के काम करते रहते हो। वो मुंह खोलकर हंसा तो उसकी तोन भी रक्स करने लगी। फिर वो एकदम संजीदा होते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं यार, ये तो पाशा का हुक्म था इसलिए मैं तैयार हो गया, वरना ऐसे कामों का मुझे कोई तजर्बा नहीं। इस मंसूबा बंदी के पीछे पाशा के मशवरे भी छुपे हुए हैं। फिर वो गहरी नजर से मुझे तकते हुए मुस्तफसर हुआ, कहीं तुम मुझे कोई स्मगलर या बर्दा फरोश तो नहीं समझ रहे? हरगिज नहीं, मैंने जल्दी से कहा, बस ऐसे ये ख्याल मेरे जहन में आ गया था। वो मुतमईन हो गया। फिर उसने पूछा, कराची में इस बंदे को कहाँ पहुंचाना है? फिलहाल तो इसे अपने अड्डे तक बाखैरियत पहुंचाओ। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, इस बात का फैसला बाद में करेंगे कि हम इसे तुम्हारे अड्डे से उठवाते हैं या तुम्हें किसी खास मुकाम पर पहुंचाना है। मेरा मतलब है इस बंदे को। वो इस बात में सारी लाने लगा। मैंने उसके लाहौर और कराची के अड्डों के फोन नंबर अपने पास नोट कर लिए। बाजवा के लिए मैंने मिनास बाकर के नंबर लिखवा दिए। फिर कहा, तुम्हारा चावलों वाला ट्रक तो कल शाम को कराची पहुंचेगा, लेकिन मैं आज दोपहर के बाद वहां पहुंच जाऊंगा। मैंने कराची वाले अड्डे का पता और फोन नंबर नोट कर लिए हैं। जरूरत पड़ने पर मैं राब्ता करके मामला तय कर लूंगा। हमारे दरमियान मजीद 15 मिनट तक जरूरी अमूर पर बातचीत होती रही। फिर मैंने उसे एहतियात से काम करने की हिदायत की। खास तौर पर लोडिंग के वक्त उस आहनी संदूक की बार बर्दारी का राज आम नहीं होना चाहिए था। जिस तरह दीवारों के कान होते हैं उसी तरह हवा का मुंह भी होता है। अगर इस हवा को किसी मामले की हवा लग जाए तो ये जगह जगह सरगोशियां करती फिरती है। अनायतुल्लाह बाजवा ने मुझे यकीन दिलाया कि वो काम इंतहाई तसल्ली बख्श और मेरे हस्बे मंशा होगा। मैं मुतमईन होकर वेलकम गुड्स फॉरवर्डिंग कंपनी के दफ्तर से निकल आया। आज ये कंपनी एक ऐसे आहनी संदूक को फॉरवर्ड करने जा रही थी जो गुड्स की दुनिया में इनकलाबी हैसियत का खामिल था।